नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब ये बीजेपी वाले एक तो जो है आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव बोल रहे हैं। ये बीजेपी के कुछ सिपा सालार यूट्यूबर एक तो 15 अगस्त को आज़ादी नहीं कह रहे हैं उनके यूट्यूबर, और भारतीय जनता दल तो लगातार आज 4 साल से कह रहा है कि 15 अगस्त किसी भी रूप में आज़ादी का दिवस है ही नहीं। यह हमारे मुल्क के लिए, देश के लिए सर्वाधिक कलंकित, सर्वाधिक दुखांत, सर्वाधिक ट्रेजिक और जो मोहनदास करमचंद गांधी था, जो इतना बड़ा गद्दार था, उसके द्वारा इस मुल्क के साथ विश्वासघात का दिवस है। भारत के लिए विभाजन को लेकर और उसके 25 से 30 लाख जो भारतीय भाई बहन हैं उनके खून से रंगा हुआ ये दिवस है। और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों के घर उजड़ने का जो दुखांत है उसका दिवस है। और जो नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, जिसके विषय में भारतीय जनता दल ने काफ़ी अध्ययन करके ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बताया है कि वो जवाहरलाल नेहरू वो जवाहरलाल नेहरू भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और बहुत ही घातक दुश्मन था। ये जो उसका जो मैंने उसके विषय में जो ये क्वालिफाई किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, ये 100% सही है या उसका चरित्र जो भी बताया गया है उससे भी अधिक खतरनाक और घिनौना है। और इस विषय में ये बताना भी जरूरी है कि कुछ बीजेपी के सिवा सालार यूट्यूबर जो है, जैसे कि मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र, कोई लखनऊ के पत्रकार हैं, वो आज़ादी की लड़ाई के समय इन कांग्रेसियों का चरित्र खास करके, और वो किस लिए खोज रहे हैं कि जब ये सब
जबकि जेएनपीसी वाले कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, हम आज़ादी लाए। आरएसएस वाले कहाँ थे? तो ये आरएसएस के बचाव में जो है ये इस तरह के तथ्य खोज के ला रहे हैं। तो जो तथ्य हैं वो गलत नहीं है, उससे भी घिनौना चरित्र इस जेएनपीसी का है। जिस जेएनपीसी के जो आज़ादी की लड़ाई का दम भर के सबको यह चुप कराती है, और ख़ास करके ये बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूबर मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग इस बात पर उनकी चुप्पी साधी रहती है कि जब ये बीजेपी के प्रवक्ताओं के आगे ये जेएनपीसी के प्रवक्ता ये झूठा दम भरते हैं, दहाड़ते हैं और उनको भीगी बिल्ली बनाते हैं, तब ये बीजेपी के प्रवक्ता जो है कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या ये सारी बातें जो सतीश चंद्र मिश्र और सामने लाते हैं क्या उनको मालूम नहीं है? मान लीजिए जितना वो तथ्य लाते हैं, कुछ तो ये एक आध चीज वो सही है, तब भी वो काफी है। उसके जो है जैसा कि उन्होंने बताया कि उसके माने अंग्रेजी सरकार के ज़माने में नाइटहुड एक उपाधि मिलती थी और सर की उपाधि मिलती थी। तो नाइटहुड उपाधि ऐसे मिलती थी कि वो यानी जो इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाते हुए घुटनों के बल जो है उनके आगे यानी दाहिने घुटनों के बल की स्थिति में इस पोस्चर में, इस शारीरिक क्या कहते हैं कि वो पोस्चर में, इस शारीरिक आसन में माने घुटनों के बल वो महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में खाने के बाद वो नाइटहुड की उपाधि मिला करती थी। तो कांग्रेस के आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के चार राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो माने जो अंग्रेजों की जो महारानी विक्टोरिया के प्रति वफादारी की कस्में घुटनों के बल कस्में खा करके नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है। और वो कहते हैं कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और कांग्रेस का क्या चरित्र रहा है, ये लाला लाजपत राय जो कि 1920 में खुद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो खुद इस दिखाता है कि कांग्रेस का जो चरित्र रहा है वो एक जो है मुखबिर, दलाल, चमचा ये रहा है। और जो उसके प्रति वफादारी निभाता रहा है उसको यदि नामात्र को जेल हुई, जैसे कि ये जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत त्याग किया, कुल मिलाकर 6 साल कुछ महीने वो जेल रहा, और उसमें दामाद जैसे वो खातिर जैसे होती है उस तरह से सुविधाएं उसको मिली। और उससे कम जेल गया है ये मोहनदास करमचंद गांधी, उसको भी वैसी ही सुविधाएं मिली। और भी तमाम इस तरह से हैं कि जब 1942 को बहुत ये सब ढिढोरा पीटते हैं जेएनपीसी वाले, तो 1942 में जब ये सब बंद थे जेलों में, खास करके नेहरू जब बंद था जेल में, और उसके साथ छोटी बहन विजय लक्ष्मी पंडित साहब, वो जो है उसको अंग्रेज
इतनी सुविधा दिए थे कि वो विजय लक्ष्मी पंडित जेल के दौरान 1942 के संबंध में जब वो जेल में गई थी, अंग्रेजी सरकार उसको सिनेमा दिखाने लखनऊ में, तो लखनऊ में जो एक मशहूर सिनेमा घर था मैफेयर, जिसमें अंग्रेजी फिल्में ही चला करती थी, वो अंग्रेजी सरकार उस विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की छोटी बहन को वो सिनेमा भी दिखाया करती थी अंग्रेजी सरकार। तो इस प्रकार हमेशा जो है ये खास करके ये दोनों गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये अंग्रेजी सरकार ने दामादों जैसी सुविधाएं दी। ये एक देश के ऊपर अपमान है कि वो वीर सावरकर के ऊपर उल्टा आरोप लगाते हैं कि इन्होंने माफी मांगी, और उससे अच्छा इस पर जो है ये बीजेपी के शिवा सालार, मानिश ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र कभी नहीं कहते हैं कि जब ये आरोप लगाती है कि इन्होंने माफी मांगी, बीजेपी कभी जिस रूप में सतीश चंद्र मिश्र जो है वो तथ्य रखते हैं, बीजेपी कभी नहीं कहती है कि वीर सावरकर ने माफी जो है उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। वीर सावरकर का ऐसा इतिहास रहा है कि 35-38 साल जेल में उन्होंने 12 से लेकर 13 साल वो कठिन यातनाओं वाला, चाहे मैंने ये भारत के अंदर मतलब कि इधर जो मुख्य भूमि है भारत के अंदर उसके जेलों में, या अंडमान निकोबार में जो काल कोठरी वाली जो जेल उसकी यातनाएं वो सहे। तो जो अंग्रेजों से जो है दामादों जैसी सुविधा लेने वाले दोनों गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के वंशज ये दावा जिन्होंने कभी यातनाएं नहीं सही, और कोई भी जेएनपीसी का आदमी जो है वो जो है वो फांसी पर नहीं चढ़ा, और उल्टे आरोप लगाता है वो दूसरे के ऊपर। तो बीजेपी कभी भी पलट करके वो जवाब नहीं देती है, अलबत्ता उसके आरोप को ही और पुख्ता करती है। ये बीजेपी उल्टे उस एनपीसी के ही आरोप को पुख्ता करती है, जब राजनाथ सिंह जैसे लोग, और वो भी भारत सरकार के मंत्री की हैसियत से, जब ये कहते हैं कि हाँ वीर सावरकर ने माफी मांगी थी लेकिन गांधी के कहने पर, तो जब इस तरह से बीजेपी के मंत्री इस तरह से सार्वजनिक रूप से एनपीसी के आरोपों को पुख्ता करते हैं, तो मनीष ठाकुर जैसे, सतीश चंद्र मिश्र जैसे, देखिए इसके पहले भी भारतीय जनता दल ने कहा है और बार बार ये समझाएगा कि ये मनीष ठाकुर जैसे, सतीश चंद्र जैसे लोगों की बातों पर टिप्पणी करना भारतीय जनता दल बिल्कुल जरूरी नहीं मानता है। लेकिन इससे बीजेपी वालों की, मनीष ठाकुर की, सतीश चंद्र जैसे बीजेपी के शिवा सालार यूट्यूबर की मानसिकता को और किस मंसूबे से ऐसे काम कर रहे हैं, उनके मंसूबों को समझने में आसानी होती है। तो मनीष ठाकुर जैसे, सतीश चंद्र मिश्र जैसे जो यूट्यूबर जहाँ तक तथ्य रखते हैं, उनको तथ्य हैं, सच्चे हैं, लेकिन इस पर इन लोगों की घिघी बंद हो जाती है कि बीजेपी वाले जो है क्यों इस जेएनपीसी का बचाव करते हैं, और वो सारे जो तथ्य जो
सतीश चंद्र मिश्र जो पत्रकार हैं लखनऊ के, सारे रखे हुए तथ्य जो कि वास्तव में सच्चे हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, जबकि सतीश चंद्र मिश्र, मनीष ठाकुर जैसे लोगों की घिघी बंद हो जाती है कि यही बीजेपी उस जेएनपीसी का बचाव करती है, यही आरएसएस उस जेएनपीसी का बचाव करती है। इस पर सतीश चंद्र मिश्र जैसे, मनीष ठाकुर जैसे तमाम जो बीजेपी के सिपा सालार यूट्यूबर हैं जो है उनकी घिघी बंद हो जाती है। इस प्रकार जो है, किस प्रकार जो है एक दोहरा चरित्र का वो लोग, दोहरा चरित्र जो कि इस देश के लिए घातक है, वो उसका वो प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता दल ने तो अपनी जो भारतीय अवाम है, हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन, उनके सामने तो बराबर कहा है कि ये कांग्रेस वाले शुद्ध रूप से, हालांकि इतनी बातों में उलझाने के बजाय, उलझाना मतलब नहीं कि गलत रूप से उलझाना, मतलब कि तथ्य तो हैं, लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन को कहाँ इतनी फुर्सत है, तो उनको संक्षेप में बराबर कहता रहा है ये भारतीय अवाम ताकत दल। ये कांग्रेस जो या जेएनपीसी जो दावा करती है कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि वो अंग्रेजी सरकार की मुखबिर थी, दलाल थी और चमचा थी, और उसके जो प्रमुख नेता थे जो कि मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू इत्यादि, जो कि इस देश के घातक गद्दार थे, वो दामादों की तरह जो सुविधा मिली अंग्रेजी सरकार से, ये बराबर कहता रहा। बस इतना ही है कि हमारे भारतीय भाई बहन इसको जरा समझ लें, और समझ करके कम से कम जीएनपीसी के मोह माया जाल से, जीएनपीसी के इर्द गिर्द चिपकने वाले ये समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग और टीएमसी इत्यादि के लोग, एनसीपी के लोग, शिवसेना के लोगों से, उस संगठनों से हमारे भारतीय भाई बहन उस मोह माया जाल से बाहर आ जाए। सिर्फ जेएनपीसी ही नहीं, मतलब सिर्फ जेएनपीसी कांग्रेस ही नहीं, उससे चिपकने वाले जितनी और भी राजनीतिक तंजीमें हैं, जिनका कि अभी नाम मैंने बताया है, ये आरजेडी उतनी ही घातक है इस मुल्क के लिए जितनी जेएनपीसी को इसने टेस्ट कर लिया कि ये कितनी भी गद्दार है, कितने भी देश के साथ दुश्मनी करे, कितनी भी देश को लूटे, तब भी देश के लोग उसको वोट करते हैं। तो इसी हैकड़ी के साथ, इसी क्या कहना कि वो धृष्टता के साथ वो जातिवाद का वो घिनौना रूप इसने बिहार में चला, यमवाई का समीकरण इसने बनाया, और गुंडागर्दी और माफियागिरी का वो साम्राज्य वो तांडव किया कि हमारे कितने यानी ब्राह्मण कहे जाने वाले सवर्णों में से बेचारे प्रताड़ित होकर के, भयभीत होकर के बिहार छोड़ करके दिल्ली के आसपास या दिल्ली में आकर के मजबूर होकर के बसे हुए हैं। तो ये उसका वो चरित्र है। तो वो भी इस मुल्क के लिए वो कितने खतरनाक है। हालांकि उसके लोग आकर के भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से अनाप शनाप बकते हैं, तो वो बकते रहे, लेकिन उनके चरित्र को उजागर करना और अपने अवाम को उनके चंगुल से बाहर निकालना भारतीय जनता दल अपना एक राष्ट्रीय फर्ज बनता है। भारतीय जनता दल ने जब बार बार ये अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को के सामने ये तथ्य रखा, उनको समझाया किस नेहरू ने जो है आज़ादी की लड़ाई के नाम पर किस तरह से मुखबिरी की, दलाली की, चमचागिरी अंग्रेजी सरकार की,
और सत्ता हथियाने के लिए इस मुल्क को बांटा। 25 से 30 लाख लोगों की जान ली, 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर उजाड़ने का कारण बना। और जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, देश के लोग नहीं थे, किस तरह से साजिश करके वो प्रधानमंत्री के रूप पर इस देश के ऊपर अभिशाप के रूप में बैठा। और उसने फिर बैठने के बाद फिर वो भारत के खिलाफ गद्दारी और साजिशें करता रहा। और उनमें प्रमुख है कि हमारी खुद की जमीन लद्दाख का वो हिस्सा अक्साई चीन 42,000 वर्ग मील वो दुश्मन चीन के हाथों में दिया। तिब्बत जो भारत में मिलना चाह रहा था उसको भी थाली में सजा करके दुश्मन चीन के हाथों सौंपा। और कोको द्वीप जो कि अंडमान निकोबार के ठीक ऊपर है वो उसने बर्मा को दिया और बर्मा से दुश्मन चीन के हाथों में चला गया। इतनी दुश्मनी गद्दारी की बातें हम भारतीय जनता दल इसी यूट्यूब के माध्यम से जो अपने देशवासियों को, जो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, जो अपने आदरणीय भारतीय अवाम को अब तक बताया है, उसका कम से कम इतना तो असर हुआ है कि ये जेएनपीसी वाले अब ये कहते सुने जा रहे हैं, कहते हैं कि हाँ नेहरू ने जमीन दी है, लद्दाख का हिस्सा दिया है, भारत का हिस्सा दिया है, तिब्बत भी दिया है, लेकिन वहां होता क्या है। यही तर्क वो गद्दार नेहरू उस समय भी दिया था कि उसने माना कि उसने इस बात को कबूल किया हाँ कि उसने इस देश की जमीन दी है दुश्मन चीन को, लेकिन तर्क उसने क्या दिया कि वहां घास भी नहीं उगती। हालांकि इसमें जो रिपोर्टें आ रही हैं उस अक्साई चीन से भी और तिब्बत से भी तमाम कीमती खनिज संपदाएं और कई रूप में मैंने वो सुनने को मिल रही हैं। और दुश्मन चीन उसका उपयोग करने जा रहा है। लेकिन सवाल जो है उससे भी आगे है कि हमारे देश की जमीन चाहे वो उपजाऊ हो चाहे न हो, चाहे वो वहां घास उगती हो चाहे न हो, जमीन हो या कोई भी संपदा हो, उसको हम दुश्मन देश को देंगे। तो इस तरह से जो यानी इस तरह से एक विकृत मानसिकता अब जो इस रूप में कर रही है और इस रूप में उस गद्दार नेहरू का बचाव कर रही है इन जेएनपीसी वालों में से, तो वो ये कबूल कर रहे हैं कि इस गद्दार नेहरू ने अपने देश के साथ गद्दारी करते हुए जो है वो जमीन दी है दुश्मन को। इतना तो असर हुआ है और आगे और भी कबूलेंगे। जो भारत को मिली हुई थी मैंने ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट वाली परमानेंट सीट वीटो पावर वाली, वह केवल दुश्मन चीन को दे दिया। और इतना ही नहीं, जब ये घटना है 1949 की कि ये कम्युनिस्ट पार्टी जानते कि कम्युनिस्ट पार्टी विश्व की सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाली और बहुत ही खतरनाक आतंकवादी एक संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी। रूस में उसने दो करोड़ लोगों की हत्या करवाई। रूस में 2 करोड़ लोगों की हत्या करा करके रूस पर कब्जा किया। चीन में 10 करोड़ लोगों की हत्या करवा करके चीन को कब्जा किया। और कंबोडिया या कंपूचिया में पॉट पॉल के द्वारा 20 लाख लोगों की हत्या करवाई। अपने भारत में भी पश्चिम बंगाल में उसके 35 से लेकर 38 साल के शासन में 50,000 से अधिक राजनीतिक हत्याएं कराने वाली यही
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है और हजारों राजनीतिक हत्याएं केरल में भी हो चुकी हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है विश्व की सबसे ज्यादा नरसंहारी, लोग नाम लेते हैं तालिबान का, ISIS का, अलकायदा का। ये तालिबान, अलकायदा, ISIS जो है, इस कम्युनिस्ट पार्टी जो इतनी बड़ी आतंकवादी और नरसंहारी संगठन है, उसके आगे सब बहुत बौने हैं। और यही कारण है कि हमेशा तालिबान वालों का साथ जो है वो कम्युनिस्टों से मिलता है। तालिबान की मदद करने के लिए चीन बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। तो खैर, विश्व की सबसे घातक, सबसे अधिक नरसंहार करने वाली और आतंकवादी संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी, वामदल। तो जब 1949 में जब इस कम्युनिस्ट पार्टी ने या वाम दलों ने 10 करोड़ लोगों की हत्या करके चीन पर कब्जा किया, तो चीन या उस कम्युनिस्ट पार्टी की हालत वैसी ही हो गई जो जिसमें तालिबान ने कब्जा तो कर लिया अफगानिस्तान के ऊपर, और वो एक अंतर्राष्ट्रीय अछूत बन गया। कोई उसके पास जाता नहीं है। हालांकि भारत ने कुछ मानवीय सहायता के लिए कुछ अनाज वगैरह भेजा है वहां पर, सिर्फ मानवीय सहायता के लिए। तो जब अछूत बन गया ये चीन और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी, तो यही नेहरू जो है उसको संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनवाया। बताइए, इस दुश्मन चीन को, या दुश्मन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को जो भी है उसको, जबकि वो तालिबान की ही तरह जो है, जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ही तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अछूत बन गया था, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया। और कैसे बनवाया कि जब इसने जो तिब्बत माने चीन के नरसंहारी विस्तारवादी नीति से भयभीत होकर भारत में शरण लेना चाहता था, उसके लिए शिष्टमंडल भी भेजा इसे गद्दार नेहरू के पास, और उस शिष्टमंडल से मिला नहीं। ये लंबी कहानी है, यदि इसका वर्णन कुछ पिछले एपिसोडों में किया हुआ है, तो उसमें अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो देख सकते हैं। वो लंबी कहानी है। तो जब ये और जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, उसको उल्टे थाली में सजाकर दुश्मन चीन को थमा दिया। तो उस चीन से कहा कि अभी नरसंहार के जरिए तिब्बत पर कब्जा मत करो, पहले तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवा देते हैं, अब इसके बाद कब्जा करो, नहीं तो तुम्हारे विरोधी जो है ब्रिटेन और अमेरिका तुमको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनने देंगे। और यह हुआ। तो कुछ समय के लिए वो रुकवा दिया, और संयुक्त राष्ट्र संघ का इस जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अछूत बना हुआ था चीन जो है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाया ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया, जैसा कि इस गद्दार नेहरू ने चीन को सलाह दी थी, तब वो नरसंहार के द्वारा, और वहां भी 80 लाख तिब्बती मारे गए। ये सब का बिल्कुल माने इससे बड़ा माने नरसंहारी चीन ने जो 80 लाख नरसंहार किया तिब्बत में, उसका जिम्मेदार नेहरू ही है। इसकी गद्दारियों का कोई अंत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, वो सुभाष चंद्र बोस हमारे जिनकी महिमा को छिपाने के लिए जेएनपीसी ने क्या क्या साजिशें की, आज भी हमारे आपके दिलों में
एक देशभक्त के रूप में, राष्ट्रभक्त के रूप में और राष्ट्र महानायक के रूप में विराजमान है। उसको ये गद्दार नेहरू माउंटबेटन से मिल करके वो दस्तावेज तैयार करवाया जो 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 दस्तावेज हमारे उस सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मानता है। कहां तक इसकी गद्दारियों की बात की जाए तो यहां तक यह सतीश चंद्र मिश्रा और मनीष ठाकुर जैसे जो कि सिर्फ यानी ये बीजेपी जो कि खुद इतनी गद्दार नेहरू की गद्दारियों को बचाने वाले बीजेपी वाले मोदी और गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को भी की भी पूजा करने वाले ये मोदी को कब तक बचाएंगे जो है बीजेपी के शिव सालार यूट्यूबर मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र जैसे। तो ये इन सबों की एक धोखाधड़ी है। और वो आरएसएस पर जो आक्रमण करते हैं, अरे आरएसएस का क्यों बचाव करते हो भाई? मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र क्यों बचाव करते हो? वो आरएसएस तो खुद जो है बराबर इस अभिशाप जेएनपीसी की रक्षा करती रही है और रक्षा आगे भी करेगी। इसको भी आप बताइए। खैर, ये बहुत बड़ा विषय है। अपने भारतीय जनता दल को सिर्फ चिंता अपने आवाम की है और इस देश की है। उसके मुतालिक ये सारी बातें आती हैं तो वो बताना जरूरी हो जाता है। तो 15 अगस्त किसी भी रूप में आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। यह बीजेपी वाले भी आज जानते हैं, यह जो है मोदी महोदय भी जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, जेएनपीसी वाले भी जानते हैं और बीजेपी के सिपह सालार यूट्यूबर मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग भी जानते हैं कि आज़ादी का दिवस नहीं है वो। कितने अभिशापों से वो अभिशप्त दिवस है। तो उसके 75वें यानी अमृत 75वें साल के अमृत महोत्सव का क्या मतलब है? भारतीय जनता दल ने तो कहा कि ये 75वां जो वर्ष है वो अमृत नहीं, वो विश्व महोत्सव है। एक तो ये देश के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी महोदय। दूसरा, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय गौरव है, सभी लोग इसको सलाम करते हैं। हमारे जवान इस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं। उस पर मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये महिमा है हमारे तिरंगे की और तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करना हर भारतीय भाई बहन का कर्तव्य है। और हमारे सेना के जवान उससे भी आगे बढ़ करके अपना राष्ट्रीय फर्ज निभाते हैं। आज ये बीजेपी और मोदी उसके आन बान शान को तहस नहस करने के लिए, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ये घर घर झंडा जो वो भेज रही है। कल को ये देखने को मिलेगा कि जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमारे जवान जो है मर मिटने के लिए तैयार हो रहते हैं और जो तिरंगा हमारे देश की शान है, वो तिरंगा जो है नालियों में मिलेगा। वो तिरंगा जो है कुछ हमारे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बच्चों की यानी चड्ढी वो बना देंगे। कुछ वो सामान रखने की यानी पोटली वो बन जाएगा। और किस दुर्दशा को प्राप्त होगा। तो इतना बड़ा अपमान सिर्फ वोट के लिए, उस तिरंगे का अपमान इस बीजेपी और मोदी जी ने किया। इस तरह की गलती एक बार सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने दायर किया कि भाई ये
तिरंगा जो है सिर्फ राष्ट्रीय भवनों पर और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नहीं, बल्कि जनता को भी करना चाहिए। जनता को करने का हक है, लेकिन जनता में अभी वो अनुशासन नहीं आया है और वो संवेदनशीलता अभी बहुत दूर है कि वो तिरंगे का उस तरह से सम्मान करे जिस सम्मान का वो हकदार है अपना तिरंगा। और आज आज उसमें इतनी गिरावट आ गई कि सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के लिए ये मोदी महोदय और ये बीजेपी वाले जो है, जैसे कि एक बार ये था ना कि हर हर मोदी घर घर मोदी, उसी तरह पर वो घर घर तिरंगा। तो हमारे लोगों में अभी उस तिरंगे के प्रति सम्मान की उतनी संवेदनशीलता का बहुत बड़ा अभाव है, और उसी के चलते वो उस तिरंगे का क्या हाल करेंगे ऐसे लोग। वो नालियों में जब दिखेगा और बच्चों की चड्ढी के रूप में देखेगा और उसको पोटली बना करके वो कुछ कहीं वो रखा हुआ मिलेगा, तो देशभक्तों के हृदय पर क्या गुजरेगी इसका अंदाज मोदी महोदय और बीजेपी वालों को है। और ये घिनौना चरित्र जो है सिर्फ अपने चुनाव जीतने के लिए, वोट के लिए, सत्ता के लिए कर रहा है। तो कितने ये देश के दुश्मन हैं और राष्ट्रीय झंडे का अपमान करने वाले। इसके पहले भी मोदी महोदय इस देश को शर्मसार कर चुके हैं, वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन 26 जनवरी के दिन। किनके द्वारा? देश के दुश्मनों के द्वारा, इसी जीएनपीसी के द्वारा, इसी जीएनपीसी वाम दलों और आतंकवादियों के द्वारा जो है अपने दिल्ली पुलिस के 400 से 500 जवानों को पिटवा करके घायल करवा दिया मोदी जी ने, इन्हीं जीएनपीसी वालों से, वाम दलों से और उनके सिपह सालानों से और खालिस्तानियों से। और उसमें एक उदाहरण तो वो भी आपके सामने दिखा होगा कि एक आतंकवादी हमारे दिल्ली पुलिस पर ट्रैक्टर सीधे चढ़ा करके उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उस पर एक गद्दार पत्रकार राजदीप सरदेसाई वो झूठी कहानी बना रहा था कि वो जो दिल्ली पुलिस का जवान जो मरा है ट्रैक्टर से, वह किसी और कारण से मरा। और उसमें देश के गद्दार पत्रकार राजदीप सरदेसाई नहीं, 3-4 ठो और आ गए। वो गद्दार जो है वो रवीश कुमार, एनडीटीवी वाला, और भी लोग आ गए। और जब ये मोदी महोदय ने इन आतंकवादियों को और देश के दुश्मन जीएनपीसी और वाम दलों के समर्थित आतंकवादियों को मौका दिया 2.5 से 3 घंटे का, वहीं पर हमारी दिल्ली पुलिस बैठी थी। उस दिल्ली पुलिस पर को दाब के बैठे थे मोदी महोदय। लाल किले के अंदर हमारी सेना की टुकड़ी भी थी, उसको भी दाब के बैठे थे, उसको भी कोई आदेश नहीं था। और इन आतंकवादियों को पूरा मौका दिया लाल किले पर चढ़ने का, और लाल किले पर चढ़ करके अपने तिरंगे को हटाकर आतंकवादी झंडा लगाने का। तो हमारा जो राष्ट्रीय गौरव लाल किले का भी अपमान करवाया मोदी जी ने। और वो तिरंगा जिसका कि जो कुछ भी आगे बाकी था उसका अपमान करने में तो मोदी महोदय वोट के लिए या बीजेपी वाले वोट के लिए ये कर रहे हैं। तो तब भी जो है तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी जो आतंकवादी झंडा लगवाया। तो आजाद भारत के इतिहास में इस कदर, वो भी राष्ट्रीय दिवस के दिन, देश को शर्मसार करने वाला कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया। और इतने पर भी मोदी महोदय को शर्म नहीं आई। मोदी महोदय को उनको शर्म नहीं आई। संसद में जो है इन देश के दुश्मन जीएनपीसी, वाम दलों और इत्यादि पार्टियों को
सरेआम कह रहे हैं संसद में कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। मतलब जब तक मोदी है तब तक इस देश को शर्मसार करते रहिए, देश विरोधी गतिविधियां चलाते रहिए। मोदी जी पूरी सुविधाएं आपको देंगे देश के खिलाफ गतिविधि चलाने का, देश को शर्मसार करने का, देश की दुश्मनी करने का। इस पर बीजेपी के सिपह सालार यूट्यूबर उनकी घिघी बंद रहती है। और ये बीजेपी इतनी घटिया किस्म की भारत विरोधी है, हर घटना को सिर्फ वोट के लिए उतना हिस्सा निकाल लेगी और इसके बाद जेएनपीसी, नेहरू और गांधी के पापों को ढक देगी। अब उसने क्या शुरू किया है? विभाजन विभीषिका। माने कितने लोग इस विभाजन से दुखी हुए, उसके शिकार हुए। लेकिन इस विभाजन विभीषिका का असली अपराधी कौन है? ये दोनों गद्दार, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इसकी गद्दारी के अपराध के कारनामों को ढक देगी। यही तो गद्दारी है बीजेपी और मोदी महोदय की। हमारे देश के लोग इस देश को बहुत गौर से समझे। देश का महत्व कभी भी बीजेपी वाले किए नहीं, न मोदी महोदय की, न आरएसएस ने किया। देखिए, जब मैं वर्णन करता हूं कि देश के साथ क्या घिनौना ये करतूत चल रहा है मोदी महोदय का और बीजेपी वालों का, उनका, तो कोई कहे कि इन्होंने बहुत विकास किया है। विकास करने में अंग्रेज भी कम नहीं थे, लेकिन वो इस देश के दुश्मन थे, लुटेरे थे। तो जब भी ये खुलासा या ये तथ्यों को लाया जाता है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा कि किस तरह भारत विरुद्ध जो है ये गतिविधियां सब चला रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी महोदय, इसका कदाप अर्थ नहीं है कि इनका विकल्प के रूप में राहुल है, इनके विकल्प में अखिलेश है, इनके विकल्प के रूप में टीएमसी। ये तो और घटिया घातक है सब। मोदी महोदय में तो थोड़ी बहुत गनीमत आप मान सकते हैं, लेकिन ये सब और घातक है। हाँ, लेकिन मोदी महोदय की घातकता तब और बढ़ जाती है कि इन घातक, देश के घातक जो है, मैंने इन तत्वों को और उनकी तंजीमों को जो रक्षा करते हैं और रक्षा कर रहे हैं। किस तरह से ये टीएमसी को पाल रहे हैं, ममता बनर्जी को पाल रहे हैं, किस तरह से आरजेडी को पाल रहे हैं मोदी महोदय, किस तरह से जीएनपीसी को पाल रहे हैं और जीएनपीसी के सारे पाप धुल रहे हैं। एनसीपी को पाल रहे हैं, एनसीपी का जो शरद पवार है उसके सारे काले धन को की रक्षा कर रहे हैं। तब मोदी महोदय की गद्दारी और बढ़ जाती है। इसी तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत बड़े गौर से समझे और उसके विरुद्ध लाल किले से कितना झूठ बोलते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद। भ्रष्टाचार को आपको 8 साल से ऊपर हो गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने क्या किया? आप सिर्फ यह बोलते रहे कि हमने सारे पेमेंट जो है हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया है और इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया, यही आप कहते रहे। और शायद मोदी महोदय, शायद आपको मालूम नहीं है कि वो भ्रष्टाचार आज के दिन हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों को कितना परेशान कर रहा है। वो भ्रष्टाचार और महंगा हो गया, जहां पर लोग जो है इस भ्रष्टाचार का शिकार होते हुए वो 100 रुपये में 100 रुपये उनको देना पड़ता था, आज उसी काम के लिए उनको 500 रुपया देना पड़ता है। जहां पर उनको पहले
500 रुपया देना पड़ता था, आज उनको 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। तो इस कदर जो है ये भ्रष्टाचार जो है हमारे आम और गरीब आवाम को, भारतीय भाई बहनों को, आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये ग्रसे हुए है। वो यानी उनको पीड़ित कर रहा है, उनको शिकार बनाए हुए, महंगाई ऊपर से। और कितनी बार कहा गया है, और इतना तो उस नमक का शरीयत अदा करिए मोदी महोदय कि जिस अवाम ने आपको प्रधानमंत्री बनाया 2 बार लगातार, आज वो महंगाई से पिस रही है। भ्रष्टाचार में और जिस भ्रष्टाचार के बीच में झूठ पर झूठ जो है वो लाल किले से आप बोलते जा रहे हैं, उसमें पिस रही है। तो कम से कम जो है इन जो ये डकैत लुटेरे हैं जीएनपीसी, और जीएनपीसी में विशेष करके ये सोनिया राहुल के लूट करके जमा किए हुए काला धन जो विदेशी बैंकों में है 180 से लेकर 200 लाख करोड़, वही ला दीजिए। और देश में भी तमाम, शरद पवार है, चिदम्बरम है, ममता बनर्जी है, तमाम ऐसे हैं इनके पास काला धन है। ला करके जो डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी आप दीजिए, डीजल पर सब्सिडी देते ही महंगाई जो है बहुत नीचे आ जाएगी। हमारे गरीब, हमारे आम भारतीय भाई पर जो इस महंगाई में पिस रहे हैं, जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया 2 बार, इतनी सी रहम करिए, इतना सा जो नमक का वो शरीयत वो अदा करिए कि इनको अपराध। लेकिन नहीं, आप में वो संवेदना नहीं है, आप में वो संवेदना नहीं है। आप इन देश के लुटेरों का काला धन की रक्षा करेंगे। आप जीएनपीसी के द्वारा लूटे हुए काले धन की रक्षा करेंगे। और जरा याद करिए, आपने क्या बोला था 2014 के संसदीय चुनाव के दौरान कि ये जीएनपीसी इतनी लुटेरी है, इतना इस देश को लूटा है और लूट करके विदेशी बैंकों में काला धन जमा किया है। यदि वो ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया हो जाएगा। तो जीएनपीसी कितनी लुटेरी है यह आप कबूल कर चुके हैं। लेकिन जब आप लाने की बात आ गई, आपकी घिघी भी बंद है और आप उसी काले धन की रक्षा कर रहे हैं। किस कीमत पर? हमारे भारतीय भाई बहन जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, उसको महंगाई में पिसवा रहे हैं, लेकिन उसके लूटे हुए काले धन पर आप हाथ नहीं लगा रहे। ये आपकी वफादारी है अपने अवाम के प्रति। हमारी अवाम इनको बड़े अच्छे तरीके से देख ले इनको। ये तो चरित्र है। इस पर बीजेपी के सिपह सालार यूट्यूबर जो है, इनकी घिघी बंद है। और दूसरी ओर देश के जो गद्दार किस्म के पत्रकार हैं, जो जीएनपीसी के टुकड़ों पर पलने वाले, जिनका दिमाग जो है प्रदूषित है, इतनी खतरनाक, इतनी अभिशाप को सत्ता में वापस लाने के लिए ये गद्दार पत्रकार कौन? ये रवीश कुमार और ये एनडीटीवी के कुछ और भी हैं, संकेत उपाध्याय, निधि राजदान, निधि कुलपति, अखिलेश शर्मा और श्रीनिवासन जैन। ये घोर गद्दार है, पत्रकार है इस देश के। देखिए, जब इन गद्दारों का नाम लिया जाता है, भारतीय आवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से पहले कह रखा है कि देश में गद्दारों को चिन्हित करना भारतीय आवाम ताकत दल अपना राष्ट्रीय फर्ज मानता है और वो फर्ज निभा के रहेगा। तो ये गद्दार किस्म के ये पत्रकार हैं, रवीश कुमार और अखिलेश शर्मा, संकेत उपाध्याय, श्रीनिवासन जैन, निधि कुलपति, निधि राजदान, ये सब एनडीटीवी वाले। उसी प्रकार न्यूज़ 24 का ये संदीप चौधरी, मानक गुप्त
और उसकी जो मालकिन है अनुराधा प्रसाद, उसी प्रकार ये आज तक के जो मालिक है, आज तक जो है इंडिया टुडे ग्रुप का एक चैनल है और आज तक की कई वैरायटी है, दिल्ली आज तक तेज, पता नहीं क्या क्या है, वह जो है इंडिया टुडे ग्रुप का ये सब चैनल है। और इंडिया टुडे ग्रुप का मालिक कौन है? अरुण पुरी। अरुण पुरी कौन है? इस अभिशाप जेएनपीसी का चमचा। वही हाल एबीपी न्यूज का है, वही हाल न्यूज नेशन का है, इंडिया न्यूज का है, और उसी तारतम्य में एक है सुदर्शन वाला। वह जैसे इस देश में नफरत फैलाने वाला वो भी वही चैनल है, हिंदू मुस्लिम करता रहता है हमेशा। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की ही शैली में हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाता रहता है। तो वो भी जेएनपीसी का ही काम करता है, वो भी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस का ही काम करता है देश में नफरत फैलाने का। कौन? सुदर्शन वाले चैनल। तो देश के दुश्मनों की पहचान करना बहुत जरूरी है। और भी पत्रकार हैं, अभिषेक शर्मा है, ये आशुतोष है, ये सब देश के खतरनाक गद्दार ये पत्रकार हैं। अभिषेक शर्मा, आशुतोष का चरित्र तो जानता है ना कि पहले ये पत्रकारिता करता था, आज तक वगैरह में रहा है, और फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ गया, केजरीवाल के साथ, वहाँ इसकी नई छनी बनी है, जो भी हिसाब किताब इसका नहीं बैठा, फिर आ गया, फिर उसी जेएनपीसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। कौन जेएनपीसी? जो कि उसका इतिहास देखिए, इस देश के सबसे बड़ी गद्दार, उसी पक्ष में माहौल बनाकर फिर वो सत्ता में लाना चाहता है, और फिर यानी वो चाहता है कि फिर वो देश को लूटे, और लूट का माल जो है आशुतोष जैसे गद्दार पत्रकारों को कुछ न कुछ उसको मिलता रहे। तो ये आशुतोष अकेला नहीं है, आशुतोष का पूरी मंडली है। आशुतोष है, तो इसके बाद जो है वो अजीत अंजुम है, और अभिषेक शर्मा तो हो ही गया, विनोद दुआ खैर मर ही गया, इसके बाद और भी थे, विनोद मेहता था, और इसके बाद बरखा दत्त है, शेखर गुप्ता है, अरफा खानम है, राणा आयूब है, राहुल कंवल है, उर्मिलेश है, और प्रभु चावला, सुरा भास्कर, और फिर और भी हैं, मुकेश कुमार, हरजिंदर, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, और एनके सिंह, सतीश के सिंह। तो हम एक मंडली है करीब 40-45 की। ये देश के बहुत ही खतरनाक किस्म के पत्रकार हैं, जो कि जेएनपीसी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं। ये सब के सब मोदी जी के सरकार के अधीन पाले जा रहे हैं। और सामाजिक स्तर पर पीएफआई है, पीएफआई जो है पैदा की गई है जेएनपीसी के द्वारा, और जेएनपीसी का हमेशा वो साथ देती भी है। दक्षिण राज्यों का जब भी चुनाव होता है तो हमेशा इस जेएनपीसी को चुनाव जिताने के लिए हमेशा जो है वो जो है हमेशा जो है उसका साथ देती है, उसको सपोर्ट करती है। और पीएफआई के नेताओं के साथ सोनिया गांधी के साथ कई बार फोटो भी साझा करते हुए देखा गया है। और अब देश ने देखा होगा कि सीएए पर जब हिंसा हुई थी तो उस समय ये पीएफआई जो है विदेशों से काफी धन मंगाया था। देश में हिंसा और अस्थिरता, देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने के लिए उसी में से 90 करोड़ रुपया इस पीएफआई ने जेएनपीसी के
कपिल सिब्बल को दिया था। यह खबर जो है न्यूज चैनलों में आया, लेकिन सवाल था कि मोदी जी ने किसी के प्रति भी न तो कोई जांच कराई न कोई कार्रवाई की। उसके संबंध में सिर्फ दो ही उनको अपराधी दिखे, एक जो है वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह, और अधिक से अधिक शर्जील अहमद। लेकिन जो उसके मुख्य किरदार थे, सोनिया गांधी जो कि भड़काई थी, और ये गद्दार राहुल गांधी, गद्दार सोनिया गांधी भड़काई थी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी ने भड़काई थी। गद्दार केजरीवाल ने अपने अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन के द्वारा जो है मैंने वो हिंसा करवाया था। तो मोदी महोदय ने गद्दार केजरीवाल, गद्दार सोनिया गांधी, गद्दार राहुल गांधी, गद्दार प्रियंका गांधी इत्यादि को बचा लिया, और अपनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दो को लटका करके मीडिया को थमा दिया। वो दिन रात पेर रहा है ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन अमानतुल्लाह। ये गद्दारी है मोदी जी की अपने मुल्क के खिलाफ। तो ये पत्रकार भी जो भी बताया गया है, जो अभिषेक शर्मा से लेकर के रवीश कुमार से, ये सब जो है मोदी जी के तत्वाधान में पाले जा रहे हैं। पीएफआई बहुत ही खतरनाक है। पीएफआई हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में से यानी वो कट्टरवाद या कट्टरवादियों को पैदा करता है। तो इसकी वजह से बस दिखाते भर है। अब तक कोई देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता, शासक होता, अब तक उसको नष्ट में नाबूद कर देता बगैर किसी को बताए हुए। कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता और देश से मोहब्बत होती, मुल्क से मोहब्बत होती, जैसा कि दावा करते हैं कि हमारे नेशन फर्स्ट है, तो ये जीएनपीसी, कम्युनिस्ट, आरजेडी, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना को नष्ट में नाबूद कर दिया होता देश हित में। कोई भी देशभक्त किस्म का प्रधानमंत्री होता तो भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसा सरेआम जेएनयू प्रांगण से नारा लगाने वाला घोर गद्दार कन्हैया कुमार को अदालती प्रक्रिया में नहीं उलझाता, उसको सेना के हवाले कर देता। और उसके समर्थन में जितने लोग आए, गद्दार राहुल, गद्दार केजरीवाल और पूरी मंडली, सीताराम येचुरी, डी राजा, अखिलेश यादव, उनको भी सेना के हवाले कर दिया होता। भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया है, यदि इतनी कार्रवाई ये कर दिए होते तो हमारी जो पावन धरती है, भारत भूमि है, वो इन गद्दारों के पाप से मैंने इनके समाप्ति से कुछ हल्की हो गई होती। लेकिन ये मोदी महोदय को देश मोहब्बत नहीं है, सिर्फ चुनावी माहौल बनाना है। और वो बीजेपी के सिपह सालार जो यूट्यूबर मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र, वो इनकी बात कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान देने के लिए कहां तैयार है? ये बिल्कुल तैयार नहीं है। इन्होंने वो नेहरू के सामने बड़ी हिम्मत करके वो सरदार पटेल को लाए। उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आनंद नगर में बनाए हुए हैं, शायद विश्व की सबसे ऊंची माने स्टैचू या मूर्ति है। लेकिन इनमें हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति थोड़ा भी सम्मान की बात भावना होती तो सरदार पटेल के साथ साथ हमारे नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस को सामने लाते, उनकी विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाते और उनकी महिमा के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में, उनके जीवन वृत्तांत के विषय में, उनकी देशभक्ति के सारे
जो उनके जो कृतियां हैं देश को बताते हैं। तो ये नेहरू की गद्दारी बड़े आराम से देश के सामने आ जाती। इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की भी गद्दारी हमारे मुल्क के सामने आ जाती। लेकिन चूंकि इन दोनों गद्दारों की रक्षा करनी है मोदी जी के द्वारा, इसलिए सुभाष चंद्र बोस का नाम तो लेंगे लेकिन उनको सामने नहीं लाएंगे। यही गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की और आरएसएस वालों की। तो हमारे देश के लोग, हालांकि बड़ी ऊंची गाथा है, बहुत हाई क्लास वो कंस्पिरेसी है, तो इसमें अपना दिमाग खपाने के बजाय आप बिल्कुल साधारण और बहुत ही एक आम भाषा में समझ लीजिए कि आप अपने को जो है वो भारतीय समझ करके, भारतीय आप हैं लेकिन वो व्यवहार नहीं हो रहा है अभी, और तो एक भारतीय के रूप में व्यवहार करिए और एकता बनाइए। और एकता जो है सभी कृत्रिम जो वजूद है पहचान के हो उसको अब त्यागिए कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम जो है ओबीसी हैं, हम कुर्मी हैं, हम निषाद हैं। सब कृत्रिम जो पहचान को त्याग करके भारतीय के रूप में सबके साथ मिलिए, सबके साथ मिलिए। जब आप सभी लोग जब मिलेंगे ना, तो ये सब जेएनपीसी वाले, आरजेडी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, शिवसेना वाले, एनसीपी वाले, बीजेपी वाले, ये सब कहां भाग जाएंगे, इनका अता पता भी नहीं लगेगा। जरूरत इसी बात की है, आप एक होइए भारतीयता के आधार पर, इसकी बहुत जरूरत है। और ये पहल विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, केरल से और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इससे आना बहुत जरूरी है। वहाँ भाषाई कट्टरता, प्रांतीय कट्टरता, वो भारतीय अस्मिता का अनुभव करने में बहुत बाधक वो बनी हुई है। भारतीय जनता दल उनसे निवेदन करता है कि आप उस मकर जाल से बाहर आइए। आपकी पहचान तमिल के रूप में नहीं है, आपकी पहचान भारतीय के रूप में है। आपकी पहचान तेलुगु के रूप में नहीं है, आपकी पहचान भारतीय के रूप में है। आपकी पहचान जो है वो आपकी पहचान मलयालम के रूप या मलयाली के रूप में नहीं है, भारतीय के रूप में है। कन्नड़ के रूप में नहीं, आपकी पहचान भारतीय के रूप में। जिस प्रकार बंगाली के रूप में आपकी पहचान नहीं, आपके भारतीय के रूप में। तो सारे जो है स्लफ यानी केचुर छोड़ करके, कृत्रिम केचुर छोड़ करके भारतीयता के रूप में आइए। देखिए जब आप आएंगे, तमाम डीएमके, एआईएडीएमके, पीएमके, एमडीएमके सारी जो है उस समाज विखंडित करने वाली ताकतें वो बिल्कुल भाग जाएंगी मैदान छोड़ करके, अता पता भी नहीं लगेगा। और जरूरत इसी बात की है, जरूरत इसी बात की। तो वैसे भी जो हमारे महापुरुषों ने जो संविधान बनाया, संविधान में चाहे तमिल भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा हो, चाहे मलयालम भाषा हो, चाहे अपने तेलुगु भाषा हो, बांग्ला भाषा हो, पंजाबी भाषा हो, मराठी या उड़िया या गुजराती भाषा हो, इसको हमारे जो महापुरुषों ने संविधान बनाया, उस संविधान ने इनको भारतीय भाषा का सम्मान दिया है। इनको क्षेत्रीय भाषा के दलदल से बाहर निकाल करके इनको भारतीय भाषा का सम्मान दिया। तो जरा उनके संदेश को समझिए ना। भारतीय जनता का दल भी उसी संविधान से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं, तमिल हुआ जो भी है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो सम्मान तमिल का भी होना चाहिए
और हिंदी का भी होना चाहिए, और इसी से अंग्रेजी को भगाना है। हिंदी की प्रतिस्पर्धा सिर्फ अंग्रेजी से है, अपनी भारतीय भाषाओं से कतई नहीं है। ये तो देश के दुश्मन जो है, पार्टियां जो है, वो हिंदी की प्रतिस्पर्धा या राइवलरी जो कहते हैं, वो अपने भारतीय भाषाओं से करवाते हैं कि हिंदी जो है दुश्मन है वो तमिल की, इस तरह से पेश करते हैं। इस तरह से जो पेश करते हैं वो कतई इस देश के हितैषी नहीं, वो उस देश के शत्रु हैं। और इस तरह की शत्रुता अक्सर डीएमके करती है कि हिंदी को अपनी जो भारतीय भाषा है तमिल का, वो तमिल का प्रतिस्पर्धी यानी राइवल लैंग्वेज के रूप में पेश करती है। ये सबसे बड़ी गद्दारी है डीएमके की इस मुल्क के खिलाफ। तो हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, पंजाबी है, सिंधी है, कश्मीरी या डोंगरी है, आपकी असमिया है, बांग्ला है, मराठी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और भी जितनी भाषाएं हैं, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है। इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी इस देश की एकता को मजबूत करने के लिए, और देश में ये एक संपर्क भाषा मतलब फिल्टर लैंग्वेज के रूप में, और इसकी प्रतिस्पर्धा, इसकी राइवलरी सिर्फ अंग्रेजी से है। अंग्रेजी को ये इसे विस्थापित करना है। लेकिन जब हिंदी की बात आती है तो फिर देश के दुश्मन, यही कट्टरवादी तत्व, खास करके हिंदू सनातन के, जिन्होंने हिंदी को बेदम कमजोर कर दिया है। कैसे कमजोर? उसमें से उर्दू के शब्द निकाल दिया है और संस्कृत के शब्द उसमें ठूस दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रीय अपराध इन सबों ने। तो उस अपराध की छाया को दूर करके फिर यानी हिंदी और उर्दू मिला हुआ एक मानक एक भाषा वो तैयार करने की जरूरत है। और फिर उसका जो शब्दकोश है, ग्लॉसरी है, पूरे देश में उसको प्रसारित करके बताया जाए कि यही हमारी मानक हिंदी है और इसी का प्रयोग किया जाए, और वो हिंदी और अंग्रेजी को धीरे धीरे वो विस्थापित कर दे। और अंग्रेजी का जो वर्चस्व स्थापित है कोर्टों में, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, सेना और मंत्रालयों में, यहां से भी अंग्रेजी को भगाना है। तब कुछ स्वराज का अनुभव होगा और हिंदी को स्थापित करना। और कौन सी हिंदी? हिंदी उर्दू मिली हुई वही हिंदी। तो बातचीत चल रही थी कि ये बीजेपी कितनी घिनौनी किस्म की है, अपने चुनावी फायदे के लिए हमारा जो राष्ट्रीय शान है, हमारा जो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, तिरंगे को किस तरह से अपमानित करने के लिए। अब देखिएगा कुछ दिन में उसकी जो तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, उसकी क्या दुर्दशा देखने को मिलेगी। गांव गांव में, सड़क पर उसको फेंका हुआ रहेगा, उसके बाद मोटरसाइकिल, साइकिलें, गाड़ियां वो चलती हुई दिखाई देंगी इस तिरंगे के ऊपर। और बीजेपी ने क्यों किया है? सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए। तो बीजेपी की कितनी घटिया और गिरी हुई मानसिकता है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें, ये तिरंगा हमारे वो सलाम करने का प्रतीक है। हमारे सेना के जवान इस तिरंगे की शान के लिए जो है मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसको इस कदर जो है अपमान करने का इसने जो कुचक्र और षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, हमारे देश के लोग कभी भी इसको माफ नहीं करेंगे। तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। पहले वो सरकारी भवनों पर सरकारी नियंत्रण में था, तो सरकार अपने अनुशासन के तहत जो है दिन में ही जो है वो फहराया जाता था। फिर शाम को लोग उसको उतार लिया करते थे। और फिर कैसे उसको चपतना है,
इसके भी वो कोड बने हुए हैं सम्मान के लिए। आज उस तिरंगे का भी अपमान करने की जो साजिश सिर्फ वोट के लिए, सत्ता के लिए बीजेपी कर रही है, फिर इसने देश को शर्मसार किया है। बीजेपी की हर गतिविधि जो कि देश विरोधी है, उसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। अब उसने शुरू किया है विभाजन विभीषिका, 14 अगस्त को जो मनाती है। विभाजन विभीषिका का असली अपराधी कौन है, तो इसको बताने की जहमत करें ना। यही तो बीजेपी की सबसे बड़ी गद्दारी है कि कोई भी काम जो करती है उसमें जो मुख्य गद्दार जो हैं उनको हमेशा बचाती रहती है। तो विभाजन विभीषिका का मुख्य जिम्मेदार, मुख्य अपराधी, मुख्य उसमें जो गद्दारी करने वाले हैं यही दो हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू। इस बीजेपी के कारनामे को जरा देखिए। धारा 370, धारा 35 से खुद ही अभिशाप था, इसको हटाना भी जरूरी था। एक तो इन सबों ने धारा 370, 35 को हिंदू बना वो मुस्लिम की हुआ था, और जब इन्होंने हटाया तो हटा करके पूरा तमगा लूटा, चुनाव जीता, सत्ता हाथ आई, सत्ता का भोग कर रहे हैं। लेकिन धारा 370, धारा 35 से इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किस छल के साथ उसमें डाला, और कश्मीर मुद्दे पर नेहरू की क्या क्या गद्दारियां हैं, पूरा बीजेपी निगल गई। यही तो है बीजेपी की असली गद्दारी देश के खिलाफ। कैसे कैसे इसने, नेहरू ने हमारी जीतती हुई सेना को एक तरफा युद्ध विराम करके उसको रोका, कैसे पीओके रह गया। कुछ ही दिन हमारी जीती थी सेना पर यदि ये गद्दार नेहरू, और खुलासे तो ये भी हैं कि ये नेहरू जो है, जो प्रेम फांस में फंसा हुआ था, उसके एडमिनो माउंटबेटन, जो कि एडमिनो माउंटबेटन जो है वो माउंटबेटन की बीबी थी, पत्नी थी, उसके प्रेम फांस में ये फंसा हुआ था। तो इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेज सरकार ने एडमिनो के जरिए इस नेहरू पर दबाव डलवाया कि हमारी जो सेना, जो पाकिस्तानी सेना को हरा रहे थे 1947 से लेकर 1949 के शुरुआती में हरा रही थी, उस पर एक तरफा जो है वो युद्ध विराम थोपा इसने। कितनी बड़ी गद्दारी के, इसको सब नहीं बताएंगे बीजेपी वाले। पीओके कैसे बना, तो यदि एक तरफा वो ये युद्ध विराम नहीं, मैंने सीज फायर नहीं थोपता ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, तो हमारी सेना जो है कुछ ही और दिन उसको मिल जाते, कम से कम 10-15 दिन या 1 महीना है ये, तो पूरा कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगा करके पूरा कश्मीर वो भारत के साथ होता, पीओके होता ही नहीं। तो जो पीओके कश्मीर समस्या का नासुर बन गया है, वह इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का जीता जागता नमूना है। उसको भी ये बीजेपी वाले नहीं कहेंगे, नहीं कहते। तो बीजेपी वालों का जो नकली राष्ट्रवाद है, कितना दुख दे रहा है इस देश को, कितना छल कर रहा है अपने भारतीय भाई बहनों के साथ, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझें। तो खास करके बीजेपी के सिपा सलार यूट्यूबर को भी आईना दिखाना जरूरी है कि जिस आरएसएस के पक्ष में तुम खुलासा कर रहे हो जेएनपीसी के करतूतों का, इन कांग्रेसियों का, जो कि आज़ादी के जंग में वो घुटने टेक करके महारानी के आगे जो है वो उसकी वफादारी की कस्में खाए थे, और उसको तो पहले से ही भारतीय जनता दल के भाई ये बिल्कुल एक घोर किस्म के दलाल थे, मुखबिर थे और चमचा थे, कह चुका है। लेकिन भारतीय जनता दल इसके आगे भी बताया
कि जिस आरएसएस के लिए तुम कर रहे हो वो आरएसएस तो खुद ही वो रक्षा करती है जेएनपीसी की, ये अपराध है आरएसएस का। तो उसके विषय में बोलो भैया। तो वहां पर बीजेपी के सिपहसालार यूट्यूबर जो है मनीष ठाकुर और सतीश चंद्र मिश्र जैसे लोग, उनकी घी बंद हो जाएगी। तो ये है यानी दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स या जो भी है दोगलापंथी, मुल्क के लिए बहुत घातक है। तो भारतीय जनता दल ने बताया हुआ कि देश के छुपे हुए गद्दारों को किसी भी रूप में वो सामने लाएगा और अपने आवाम को उनसे मुक्त कराएगा। लेकिन इसके पहले हमारे भारतीय भाई बहन खुद यानी भारतीयता के अहमियत को समझें। देखिए, इस भारतीयता की अहमियत को समझाने के लिए भारतीय जनता दल बराबर प्रयास कर रहा है। इसका जवाब राजनीतिक जो तंजीम है, जो वस्तुतः जो है इस देश की बिखरने का ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के बीच में है, कोई जवाब नहीं बन रहा है। और जवाब में भी कैसे भी होगा। भारतीय जनता दल एकता की बात करता है, सुकून की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, और वो इस समाज को तोड़ने की साजिश करते हैं। तो उनके पास इस भारतीय एकता का तार्किक जवाब क्या होगा और क्या हो सकता है। तो बस कभी कभी धमकी और कभी कभी कुतर्क। अब जेएनपीसी का कुतर्क शुरू हो गया। हाँ, नेहरू ने जमीन दिया है तो बीजेपी वाले उसको वापस क्यों नहीं लाते, नंबर एक। हाँ, नेहरू ने जो जमीन दिया है वहां कुछ भी नहीं होता है। इस तरह के कुतर्कों पर उतर आए हैं ये जेएनपीसी वाले। और कभी कभी धमकी, देख लेंगे, पानी सर से बहुत ऊपर उठ गया है, मैंने एड्रेस ढूंढ लिया है यूट्यूब वाले सर का। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को उनकी ताकत का एहसास कराएगा, उनको एक करेगा और उनकी असली पहचान पर लाएगा कि आप भारतीय हैं। बाकी सब छोड़िए कि आप तमिल हैं, आप तेलुगु हैं, आप जो है वो कन्नड़ हैं, आप जो है वो मलयालम हैं, आप गुजराती हैं, मराठी हैं, उड़िया हैं, बांग्ला, सब छोड़ करके आप भारतीय हैं। 135 करोड़ लोग जो है सिर्फ भारतीय हैं। ये बहुत बड़ी समझ है और बहुत महत्वपूर्ण समझ है, ये बहुत जरूरी समझ है। इस पर आइए, इसकी शुरुआत हो। और साथ में अब ईवीएम मशीन पर इस सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। इसके लिए बिल्कुल निश्चय करिए, कटिबद्ध होइए, प्रतिबद्ध होइए, सन्नद्ध होइए। यहीं से एक अच्छी शुरुआत यानी द बिगिनिंग ऑफ ए गुड बिगिनिंग संभव होगी। इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।